नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा है कि हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, यौन हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, छेड़छाड़ और उनसे तरह तरह का दुर्व्यवहार के मामले बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर से हमने देखा है कि पूर्वोत्तर की युवतियों को निशाना बनाया जाता है। वो युवतियां जो यहाँ काम करने के लिए आती हैं, पढ़ने के लिए आती हैं, उनसे तरह तरह की छेड़छाड़ की जाती है, कई नामों से उन्हें पुकारा जाता है और उनके साथ यौन हिंसा के मामले भी बढ़ रहे हैं। और आज की हमारी तेजस्विनी इन्हीं लड़कियों, इन्हीं युवतियों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, जो पूर्वोत्तर से आकर देश भर के विभिन्न शहरों में आती हैं, काम करती हैं, पढ़ाई करती हैं। आज हमारी तेजस्विनी डॉक्टर अल्लाना गोलमई। पिछले कुछ समय से पूर्वोत्तर के लोगों, खास तौर से युवतियों के साथ दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में बुरे बर्ताव, भेदभाव और यौन हिंसा की खबरें सुर्खियों में रही हैं। इसका एक कारण इन शहरों में पूर्वोत्तर के रहन सहन, रीति रिवाजों की कम जानकारी पाया गया है। पूर्वोत्तर के लोगों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण आचरण के खिलाफ आवाज बुलंद की पूर्वोत्तर की ही अलाना गोलमई ने। अलाना ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की मदद के लिए नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट सिस्टम और हेल्पलाइन की स्थापना की और यहाँ के प्रवासियों के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के खिलाफ जंग छेड़ दी। अलाना की मुहिम के पिछले 10 सालों में सार्थक परिणाम देखने को मिले हैं। यही नहीं, अलाना ने 2008 में म्यांमार में लोकतंत्र और शांति कायम रखने के लिए दिल्ली में बर्मा सेंटर बनाया और 2013 में पन्नू फाउंडेशन के जरिए दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के लिए आवाज बुलंद की। महिला सशक्तिकरण के उनके अथक प्रयासों के लिए एसोचेम द्वारा विमेन ऑफ डेकेड अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। महिलाओं और उत्तर पूर्व के लोगों के सम्मान और सुरक्षा के लिए कृत संकल्प डॉक्टर अल्लाना गोलमई है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करें हमारी आज की तेजस्विनी डॉक्टर अल्लाना गोलमई से, जो कि पूरी तरह से समर्पित हैं पूर्वोत्तर की तमाम युवतियों और लड़कियों के लिए। पहले तो आपको जो आप काम कर रही हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो डॉक्टर अल्लाना, ये बताइए कि ये जो सिलसिला है उन युवतियों को मदद करने का जो कि पूर्वोत्तर से आती हैं, यहाँ पे हॉस्टल्स में या तमाम तरह के जगह में रहकर पढ़ाई करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज की तलाश में आती हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार सुनने में आता है, सुर्खियां बनता है। कब आपको ऐसा लगा कि आपको उनके साथ जुड़ना चाहिए? हाँ, मैं एज अ यंग वुमन में भी बहुत चैलेंजेस मिला था, क्योंकि मैं 2005 में दिल्ली पहुंच चुकी है। तो उस टाइम पे मैं बहुत यंग था, लोग पता नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा मुझे पता नहीं, वो मैं किसी को भी पता नहीं, तो मेरे लिए भी नौकरी ढूंढना था। तो उस टाइम पे मैं क्या हो गया कि मैं मिला था कि वो यंग बॉयज एंड गर्ल्स नॉर्थ ईस्ट से, वो दिल्ली में डिफरेंट पॉकेट्स में उन लोग रहते हैं, वो नौकरी के लिए, स्टडीज करने के लिए, और थोड़ा कम है कि वो गवर्नमेंट सरकारी में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में भी है। तो लेकिन वो ज्यादा वो चैलेंजेस है फेस करते हैं ये यंग बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसलिए मैं हम लोग के साथ जाके पब्लिक प्लेसेस पे कॉलेज गई कि मैंने उनको पूछा था कि क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग का फेस किया। तो बोला था कि हम लोग बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। अच्छा। क्योंकि वो कल्चरल गैप है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा हम लोग का शक्ल अलग है और खाने पीने का थोड़ा अलग है, और हाउस ओनर भी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन देते हैं, क्योंकि रेंट भी थोड़ा ज्यादा से लेते हैं। अच्छा। हाँ, इसी बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग सोचा है कि ये एक काम तो करना पड़ेगा। तो मैं है और मेरे साथ है 3-4 सोशल वर्कर है, वो नॉर्थ ईस्ट से। तो हम लोग डिसाइड करके ये नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट सेंटर एंड हेल्पलाइन लॉन्च हो चुकी है ये 2007 पे। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि आप 2005 में आई थी, तो क्या वो पहली बार आप आई थी दिल्ली? उससे पहले आप कभी मतलब पूर्वोत्तर से इस हिस्से में नहीं आई? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हाँ, मैं तो सबसे छोटा है फैमिली से। अच्छा। हाँ, इसलिए थोड़ा प्रोटेक्टिव है। मेरा ब्रदर, सिस्टर्स और पेरेंट्स ने बाहर जाने के लिए मौका नहीं दिया। तो मैं अभी, तो हमें तो पता चलता है कि पूर्वोत्तर में बड़ी फ्रीडम है महिलाओं को, तो है, लेकिन वो फैमिली में डिपेंड करते हैं। लेकिन मैं तो सबसे छोटा है फैमिली में। तो बीए खत्म हो चुकी है, शिलोंग से घर वापस आया मैं, मास्टर्स और PhD
मणिपुर यूनिवर्सिटी से खत्म हो चुकी है। अच्छा। तो इसके बाद क्या हो गया कि अनफॉर्चुनेटली 10-15 साल के लिए नौकरी के लिए चांस नहीं है, वो अपॉइंटमेंट बैंड है मणिपुर पे। अच्छा। तो उस टाइम में डिसाइड किया कि मेरा होम स्टेट में छोड़ना पड़ेगा फॉर गुड। तो मैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत आते हैं क्योंकि वो कैपिटल ऑफ इंडिया है ना। तो मणिपुर में तो जितना जितना ड्रीम, वो बहुत बहुत बड़ा ड्रीम बना के दिल्ली में आते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें लगता है कि सपनों का संसार बसाया जा सकता है दिल्ली में। लेकिन ये बताइए कि जैसे आप कह रही कि आप बड़ी प्रोटेक्टिव थी, फैमिली बड़ी प्रोटेक्टिव थी, आप छोटी थी, तो आपने जब ये फैसला कर लिया तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? क्या उन्होंने आपको जाने दिया या आपको दिक्कतें आई? नहीं, क्योंकि वो ना सबसे बड़ा ब्रदर है मेरा ब्रदर। अच्छा। हाँ, उनने हमको 1 साल के लिए हम लोग बात नहीं किया, क्योंकि मैंने छोड़ के चला गया। तो बोला था कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि होम स्टेट में थोड़ा यो सिविल सर्विस, वो स्टेट का सिविल सर्विस, और नहीं है तो वो टीचिंग के लिए थोड़ा सा वेट करके वो होम स्टेट में रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बड़ा ब्रदर ने ऐसे बोला, लेकिन मैंने उनको थोड़ा से डिसओबीडियंट है तो मैं छोड़ के चला गया, इसलिए 1 साल हम दोनों बात नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा पापा थोड़ा उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो घर थोड़ा सा ब्रेक के लिए आने के लिए बोला था। तो उस टाइम में मैं घर पहुंच के, वो ब्रदर में भी है, तो वही उस टाइम से शुरू हो गया। ट्रूस हो गया। अच्छा, ये बताइए कि जब आप पहल उतरी दिल्ली में, मतलब आप कह रहे हैं कि लोग बहुत सारे सपने लेके पूर्वोत्तर से देश के बड़े बड़े शहरों में जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के। जब आप यहाँ आई और जब प्रैक्टिकल लाइफ से आपका आमना सामना हुआ, तो क्या हुआ? मतलब क्या थोड़ा स्ट्रेस में आ गई थी या क्या? ये है 50-50 है, क्योंकि 50% के लिए वो सपना ड्रीम बना के आया तो अचीव हो गया। और सम दे मूव टू डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स पे। दिल्ली ये सेंटर है पहुंचने के लिए, लेकिन इसके बाद मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर वो जाता है। लेकिन दिल्ली में ज़्यादा काफ़ी है, क्योंकि 1 साल में हम लोग का स्टैटिस्टिक्स में दिखा था कि मोर देन 10,000 है ना। अच्छा। वो पर ईयर ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं पर ईयर दिल्ली में। अच्छा। तो उन लोग का ये है कि स्टूडेंट्स के लिए तो 60% घर वापस चला गया, क्योंकि अच्छा। इस पे स्टूडेंट्स के लिए तो 5 साल मैक्सिमम 10 years। और हाँ, थोड़ा नौकरी के लिए ज्यादा है, तो वो चैलेंजेस उन लोग को फेस करते हैं, मैं भी फेस करते हैं। क्या चैलेंजेस? सबसे पहले मैंने फेस किया, हाँ, 2005 में हमको चिंकी बोला, और वो थोड़ा हिंदी भी पता नहीं है, तो और थोड़ा सा मॉक करते हैं, और इफ टीजिंग भी है। कार ने हमको पीछे पीछे आके ऐसे है, और मैंने बस में जाएगा, तो क्योंकि उस टाइम मेरा पास पे कुछ पैसा नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी के ढूंढ के जा रहे हैं, कभी किसी की जगह पे मैं जाते हैं, क्योंकि मैं नौकरी मिला वो तो सब अच्छा हो जाएगा, ये मेरे ड्रग के उस टाइम पे वो चैलेंजेस मिलता है। हाँ, और एक चीज़ है कि क्योंकि डबल प्रॉब्लम मिलता है कि मेरा शक्ल थोड़ा अलग है। हाँ, सारे लड़की चैलेंजेस फेस करते हैं यहाँ पे, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट लोग लड़की है, ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है दिल्ली पे, क्योंकि अकेले है, रहेंगे अकेले है, बाहर जाएगा तो अकेले है, इसलिए थोड़ा वल्नरेबल है उन लोग का। तो मे बी सेम है, उन लोग का सेम प्रॉब्लम है। तो डिफरेंट पॉकेट्स है, अलग अलग छोटा पॉकेट्स है ना, मुनीर का, सफदरजंग एनक्लेव, मालविया नगर, इसमें रहते हैं, क्योंकि वो रेंट है, ये किराए थोड़ा कम है, क्योंकि वो 10x10 है ना, 20x20 रूम है, उसमें रेंट भी ज़्यादा नहीं है। तो पोश एरिया में जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम अलग है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में थोड़ा अलग है, लेकिन ये हाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है ये पब्लिक प्लेसेस, ज़्यादा प्रॉब्लम है ये रेंटेड अकोमोडेशन और ये वर्क प्लेस पे, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है। तो नॉर्थ ईस्ट लड़की के लिए 2% ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। वो मैं अभी ज़्यादा केस मैंने उठाया, तो उस पर डेथ का भी है, मर्डर है, रेप है, और फिजिकल असॉल्ट है, नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज है। तो मैंने वो शुरू हो गया, हम लोग का हेल्प लाइन है, मैंने पहले बोला था कि नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट सेंटर एंड हेल्प लाइन। तो इसमें अपना क्योंकि वो पर्सनल नंबर मैंने दिया ग्रीवांस कॉल रिसीव करने के लिए। तो हम लोग ने इनिशियली वो प्रेस स्टेटमेंट दिया, तो मीडिया ने सारे सेंसिटाइज किया,
तो थोड़ा हाँ क्योंकि वो नंबर है नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम मिलता है, तो इस नंबर को फ़ोन करता है तो उन लोग मदद करेंगे। तो शुरू हो गया 30-40 कॉल्स एक महीने में। तो ये सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का और सेक्सुअल हैरेसमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी, सारा ज़्यादा है। तो हम लोग ये स्पॉट इंटरवेंशन भी करते हैं इसमें। हाँ तो अलाना, जैसे आपने कहा कि आप 2005 में आ गए, उसके बाद आप नौकरियों की तलाश कर रही थी जो मिल नहीं पाई, फिर आपने कुछ NGOs के साथ काम किया। तो ये बताइए कि जो आपने जो ये बीड़ा उठाया एक बड़े काम का कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए, एक 24/7 हेल्पलाइन बनाई जाए जो कभी भी कहीं से कॉल करके आपको मदद के लिए बुला सकते, ये आइडिया मतलब कहाँ से आया? क्या कुछ विशेष ऐसा काम कर रही थी जिस दौरान आपने लोगों की प्लाइट को देखा, महसूस किया और आपने कहा कि मैं ये काम करूंगी? क्योंकि ये काम अपने आप में बहुत बड़ा काम है ऐसी परिस्थितियों में जहां आपको मदद उस तरह से ना मिल रही हो। ये है पहले तो मेरे ध्यान में नहीं था, ये मेरा दिमाग में नहीं है, क्योंकि मैं टीचिंग थोड़ा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पहुँच गया दिल्ली में। इसके बाद मैंने इंटरव्यू के लिए गई थी DU कॉलेजेस, 3-4 कॉलेजेस में। अच्छा। लेकिन मैं दोनों लैंग्वेज बायलिंगुअल करना पड़ेगा, हिंदी से टीचिंग करना पड़ेगा और इंग्लिश। अच्छा। दोनों। अच्छा। तो मैं हिंदी पता नहीं है, मार्केट हिंदी भी मुझे पता नहीं है, तो कैसे टीचिंग करेगा? तो उस टाइम पे मैं NGO को एक NGO ने हमको इन्वाइट किया सर्वे कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट लोगों के नहीं है, ये बर्मीज रेफ्यूजी के लिए। अच्छा। लेकिन वो लड़की का प्रॉब्लम्स ज्यादा है। तो मैंने 1 by 1 सर्वे कोऑर्डिनेटर बन के उन लोग को मैंने रिसर्च के लिए उनने बात किया। तो बोला था कि हम लोग मेरा बर्मा में प्रॉब्लम बहुत मिलता है, मिलिट्री रूल है, तो हमको सारे 60% तो रेप विक्टिम है। मैंने इंटरेक्ट किया तो उन लोगों ने बोला था, तो रो के वो उनका कहानी बोलते हैं, तो उसमें पूरा टच हो गया हमको। तो दे ब्रोक डाउन, तो उसमें हमको पूरा टच हो गया। मैं सोचा है कि हाँ मे भी यहाँ दिल्ली में ज़्यादा प्रॉब्लम है, चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम छोटा से हो गया, क्योंकि उन लोग को सुन का प्रॉब्लम सुन के मेरा प्रॉब्लम तो क्या कुछ नहीं है, छोटा प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो मैंने पूरा भूल गया मेरा प्रॉब्लम, तो उन लोग के लिए मैंने बात किया। तो उस टाइम है मेरा टर्निंग पॉइंट है उस टाइम। एम्पावर पूरा हो चुके हैं, क्योंकि मैं सोचा है कि हाँ लेट मी स्पीक फॉर दोज हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, लेट मी स्टैंड अप फॉर पीपल हु कैन नॉट स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। तो पूरा डिसीजन मैंने उस टाइम ले लिया। क्या बात है कि हम उनके लिए बोलें जिनकी ज़बान नहीं है, हम उनके लिए खड़े हों जो अपने हक की मांग नहीं कर सकते, और यही डॉक्टर अलाना ने कर दिखाया। इनसे बातचीत हमारी जारी रहेगी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आप बने रहिए तेजस्विनी में। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। The all-new DD News app, now with exciting new features. Watch DD News live on your mobile phone. Get Twitter messages from DD News, instant breaking news notifications, offline viewing and much more. Get the power of information at your fingertips. Visit the Android Play Store and iOS App Store. Download DD News app now. एक बार फिर से आपका स्वागत है तेजस्विनी में। आज हमारे साथ डॉक्टर अलाना गोलमई हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट में से आती हैं, मणिपुर को बिलोंग करती हैं और दिल्ली अब इनका घर बना हुआ है और तमाम लोगों को हेल्प करती हैं, नॉर्थ ईस्ट से आए हुए लोगों को। तो अलाना, जैसे आप बता रही थी, आपने कुछ एक फाउंडेशन भी बनाई पनू करके, जो कि खास तौर से महिलाओं के खिलाफ, जो नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है या जिस भी प्रकार की प्रताड़ना है उनके लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए। और ये 24/7 हेल्पलाइन भी आपने बनाई। ये बताइए कि जो हेल्पलाइन आपने बनाई उसमें किस तरह की फोन कॉल रिसीव करते हैं लोग, किस तरह की परेशानियों के साथ आपके सामने आते हैं? ये स्टूडेंट्स से भी आते हैं। अच्छा। स्टूडेंट्स में आते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन का। अच्छा। और स्टूडेंट्स भी, उन लोग का हॉस्टल में वैकेंसी नहीं है, क्योंकि वो बस 1% वो नॉर्थ ईस्ट से आएगा, हॉस्टल मिला है।
लेकिन स्टूडेंट्स तो ज़्यादा है, इसलिए रेंटेड अकोमोडेशन में स्टूडेंट्स का वो रेंट का प्रॉब्लम है। हाउस ओनर ने सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं किया, और इसका प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स ने फ़ोन करते हैं। लेकिन ज़्यादा फ़ोन आते हैं ये एम्प्लॉयर, नॉट ईस्ट एम्प्लॉयर्स, क्योंकि एम्प्लॉयर्स ने उन लोग को हरास करते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस में ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें फ़ोन ज़्यादा आता है कि 30 to 40 कॉल्स इन अ मंथ, नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज का कॉल आते हैं ये सारे ये। और महिलाओं के खिलाफ जो सेक्सुअल अब्यूज़ और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उसमें लड़कियां क्या कुछ नरेट करती हैं आपको? हाँ, ये है, रेप का भी है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, बहुत सेंसिटिव का केस है ये सारे, इसलिए महिलाओं का ये कॉल आते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का और ईव टीजिंग का, और बहुत ज़्यादा केस है, क्योंकि मैंने एक केस उठाया। अच्छा। वो केस है कि एक लड़की है 23 years old, तो ये लड़की पार्लर में काम किया। अच्छा। तो मैं रहते हैं कि मालवीय नगर पे, तो वो 2013 मई पे क्या हो गया कि उनका रूममेट के साथ रहते हैं उन लड़की कि बात एक हफ्ता 2 हफ्ते के लिए उनका रूममेट मणिपुर वापस चले गया, वेकेशन के लिए गई थी। तो उस टाइम पे क्या हो गया कि उनका लैंडलॉर्ड है और उनका लैंडलॉर्ड का ब्रदर इन लॉ दोनों ने आके उनको मर्डर किया। तो उस रेप और मर्डर के हम लोग पुलिस स्टेशन में गए कि FIR लॉन्च करने के लिए किया था, लेकिन पुलिस ने बोला था कि ये तो अबैटमेंट टू सुसाइड है, FIR नहीं लिया। तो हम लोग 27 आवर्स और ये हम लोग 500 लोग पुलिस स्टेशन, मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में गए कि हम लोग प्रोटेस्ट किया। तो उसके बाद FIR लॉन्च किया मर्डर के लिए। तो अभी भी वो केस, उनका केस चल रहा है, क्योंकि वो लड़की क्या हो गया कि नॉर्थ ईस्ट से लड़की लोग आते हैं, वो ब्रेड विनर है फैमिली का, क्योंकि माँ बाप ने उनको प्यार करते हैं। लड़की लोग नहीं, वो माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, और उनका यंगर सिबलिंग्स लोग है यहाँ पढ़ते हैं, उन लोग के लिए स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करता है लड़की ने, फैमिली में ज़्यादा है इसके केस है, क्योंकि माँ बाप तो वो एजुकेटेड नहीं है, तो अर्निंग भी नहीं है, तो वो पॉवर्टी वेरी पुअर है उन लोग। तो वो लड़की का कहानी था कि क्या हो गया कि उनका छोटा सिबलिंग्स, छोटा भाई बहन छोड़ दिया, पढ़ने छोड़ दिया, क्योंकि उन लोग मार चुकी है उन लोग को, लड़की को। तो अभी भी केस चल रहा है, लेकिन पता नहीं अभी तक भी कॉज ऑफ डेथ, और वो अक्यूज को अभी भी अरेस्ट नहीं किया। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर अलाना कि मुश्किल होता है, मतलब आपने एक सपोर्ट सेंटर तो बनाया है, लेकिन कितने लोगों तक आप रीच आउट कर पाती हैं, कितनी मदद आप उन्हें पहुंचा पाती हैं, उसमें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? क्या आपको कभी लगता है कि मतलब हम कर तो रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है? हाँ, ये है एक साल में 1200 केसेस अप्रोक्सीमेटली हम लोग डील करते हैं। तो ये अलग अलग केस है, नहीं है कि हम लोग हेल्पलाइन है, लेकिन सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन वो यू हैव टू बी देयर है ना, वो समवन ग्रीवेंस को लेकर आएगा, तो इसमें एटलीस्ट समवन इज देयर आपको बात करने के लिए, थोड़ा गाइडलाइंस करने के लिए, थोड़ा ये कंफर्ट देने के लिए है, ये है हम लोग, क्योंकि हम लोग तो सुपर नेचुरल तो नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम ज़्यादा है। अभी तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गया, 2000 से पहले तो इतना ज़्यादा नहीं है, अभी तो 9-10 लाख हो गया ना अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ ईस्ट लोग का पॉपुलेशन, तो लोग को काफ़ी है, तो प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। तो ये है, लेकिन वो वन ऑफ द चैलेंजेस है कि ये पुलिस स्टेशन, क्योंकि 80% है जस्टिस नहीं मिला, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में चेंज होना चाहिए, क्योंकि उन लोग में, क्योंकि ये बहुत लंबा है, क्योंकि वो एक केस फाइल करेंगे, उसमें पुलिस ने वो बार बार कॉल करेंगे पुलिस स्टेशन में आने के लिए, तो उन लोग के लॉयर भी नहीं है, प्रो बोनो लॉयर नहीं है। ये बताइए अलाना कि कितने सेंसिटाइज हुए हैं लोग अभी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर, आप क्या महसूस करती हैं? मतलब आप लोगों के प्रयासों से, मीडिया के प्रयासों से सेंसिटाइजेशन हो रहा है, जाहिर है बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी मदद के लिए आते हैं, तो उनका भी तो एक हिस्सा है, जो वो लोग जो कि मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं सबको। सेंसिटाइजेशन थोड़ा थोड़ा तो शुरू हो गया हम लोग ने, लेकिन वो और भी करनी चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरत है करने के लिए। हम लोग ने डायलॉग फॉर फ्रेंडशिप, छोटा सा ये डायलॉग शुरू हो गया, वो 2-3 साल के बाद, लेकिन अभी स्टॉप हो गया। और ये सेंसिटाइजेशन पुलिस को भी हम लोग थोड़ा सा ट्रेनिंग क्लास देते हैं। मैं दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, एक है राजेंद्र नगर, दूसरा है कि जारोदा कालन, वो हरियाणा बॉर्डर पे, मैं कभी कभी जाते हैं, हमको इनवाइट गेस्ट लेक्चरर
टीचिंग के लिए इनवाइट करते हैं, तो जाके उन लोग को नॉर्थ ईस्ट लोगों का कल्चर, नॉर्थ ईस्ट लोगों कैसे और कैसे हैंडल करना पड़ेगा, कैसे थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए, थोड़ा सा स्माइल करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट लोगों के पुलिस स्टेशन में आते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा पुलिस लोगों को मैंने सेंसिटाइज किया, हम लोग सेंसिटाइज करते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा है, और दूसरा कम्युनिटी में अलग अलग क्या है कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स है नॉर्थ ईस्ट से, तो थोड़ा सा तो करते हैं, अभी भी चल रहे हैं ये भी, लेकिन और भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि देश के बाकी हिस्सों में, खासतौर से महानगरों में, बड़ी सिटीज़ में जो नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते हैं, उन तक आप कैसे पहुंच बनाते हैं? क्या उन तक आप लोग पहुंच पाते हैं? रीच आउट है फ़ोन से, टेलीफोन से। अभी तो हम लोग नेटवर्क बहुत बड़ा है मेरा नेटवर्क, क्योंकि अभी बेंगलोर में है नॉर्थ ईस्ट सॉलिडारिटी ग्रुप है, मुंबई में भी है नॉर्थ ईस्ट हेल्पलाइन मुंबई है, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग था ये नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट सेंटर एंड हेल्पलाइन है, उस टाइम तो कोई नहीं है, स्टूडेंट्स भी थोड़ा एम्पावर नहीं है और कम्युनिटी का हेल्पलाइन भी नहीं है, लेकिन हम लोग शुरू होने के बाद थोड़ा सेंसिटाइजेशन तो हो गया, और मीडिया का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ने प्रेस स्टेटमेंट एक रिलीज किया, तो उस टाइम पे नंबर है, रीच आउट करने के लिए मीडिया ने थोड़ा बहुत मदद किया शुरू होने के टाइम, तो अभी भी आर्टिकल भी लिखते हैं, और हाँ कभी कभी थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी चल रहे हैं, और कॉलेज में भी वो नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल चल रहा है, उस टाइम पे थोड़ा सा एक्सचेंज करने के लिए नॉर्थ इंडियन से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से थोड़ा वो स्टूडेंट्स लोगों को ना डायलॉग करने के लिए। अच्छा डॉक्टर अल्लाना, ये बताइए कि आप मतलब हम लोग जो इस तरफ रहते हैं पूर्वोत्तर के बारे में ज्यादा नहीं जानते, वहाँ ज्यादा जाते भी नहीं हैं, कम लोग हैं जो जाते हैं, और ये बताइए लेकिन आपने दोनों को देखा है, क्या फर्क आप महसूस करती हैं पूर्वोत्तर भारत और रेस्ट ऑफ इंडिया में? देखो ये इंडिया बहुत डाइवर्स है, ये तो अलग अलग भाषा है, कल्चर भी अलग अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या हो गया कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का तो थोड़ा मंगोलॉइड फीचर है ना, तो इसमें थोड़ा सा शक्ल के लिए थोड़ा अलग से दिख रही है, क्योंकि मैं हमको बोलेंगे जब आप पूछेंगे कि आप चाइनीज है, कोरियन है ना, और कहाँ से आया, और आप इंडिया में पहली बार है क्या आए, ऐसे पूछते हैं हमको। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वो पता नहीं है तो मैं सेंसिटाइज करेंगे, क्योंकि वो डिरोगेटरी टर्म्स या चिंकी मोमो है ना, चाउमीन ऐसे मत बोलना चाहिए, ये हो गया तो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, और थोड़ा सा एग्जाम्पलरी एक्शंस भी लेना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि 80% ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल जस्टिस नहीं मिला, इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पलरी एक्शन, क्योंकि अक्यूज को थोड़ा सा पनिश करके एग्जाम्पलरी एक्शंस देते हैं तो दोबारा नहीं करेंगे ना, ये तो देश की भी अच्छा है। हम तो मैं तो क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन बहुत कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि डाइवर्सिटी है, इंडिया का डाइवर्सिटी ये हम लोग का एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है ये डाइवर्सिटी। तो किस तरह से आप काम कर रही हैं, खासतौर से कल्चर्स को एक सूत्र में पूरे पिरोने के लिए, इस डाइवर्सिटी को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, क्या कुछ आपके एम्बिशंस हैं, और क्या कुछ आपने अपने लिए लक्ष्य तय किए हैं, या आपने सोचा है कि मैं ये करूंगी अभी लाइफ में, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन तक आप अभी अपनी पहुंच बनाना चाहती हैं? मैं रिसर्च बैकग्राउंड से है, मैं तो एक है कि क्योंकि डिफरेंट ये तो कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरा ड्रीम तो ये बहुत बड़ा है, इसलिए क्या है वही तो जानना चाहती हूं। कर सकते नहीं कर सकते वही तो जानना चाहती हूँ मैं। लेकिन मैं बड़ा से ये रिसर्च सेंटर बना के वो नॉर्थ ईस्ट का म्यूजियम और नॉर्थ ईस्ट का ये कल्चर सारे ये डिस्प्ले करके वो अलग से नॉर्थ इंडियन से आएगा, साउथ इंडिया से वो लोग आएगा, तो वो दिखाएंगे ना उन लोग को, तो वो नॉर्थ ईस्ट का ड्रेस है इतना अच्छा है, मैं बोलता है कि उन लोग को भी ये भी इंडियन ड्रेस है ना, आप भी पहन सकते हैं ये है ना, क्योंकि वो अलग से नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए नहीं है ये, कि सारे इंडियन का ड्रेस है ये भी, इसलिए ऐसे को सेंसिटाइजेशन मुझे ये करना चाहिए, और वो डिस्प्ले करके अब एक बड़ा नॉर्थ ईस्ट सेंटर यहाँ कैपिटल ऑफ इंडिया में वो बना के वो सारे क्या है दूसरा स्टेट से नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन लोग आके रिसर्च करके और एक्सचेंज प्रोग्राम करके वो थोड़ा से यहाँ जिसमें मेरा ड्रीम है। जी, और हम पूरी उम्मीद करते हैं और हमें पूरा विश्वास भी है कि आपके ड्रीम जरूर पूरे होंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलाना हमसे बात करने के लिए, और तेजस्विनी में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।
तो ये थी डॉक्टर अलाना गोलमई, जो कि पूर्वोत्तर से आती हैं, मणिपुर से आती हैं, और उन्होंने खास तौर पर पूर्वोत्तर के लोगों के लिए इतना सारा काम किया है, कई पुरस्कार जीते हैं। अगले हफ्ते एक और तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।